हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आपका मैं मेरे YouTube चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन श्रेणीक्रम संयोजन को पढ़ चुके हैं संधारित्र के। इस क्लास में अपन समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालेंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या लिए हैं कि आपके पास कोई तीन संधारित्र है। ये आपका पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है। ऐसे ही ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है और ये आपका तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, C3 है। और इनको किस संयोजन में किया गया है, समांतर क्रम संयोजन में किया गया है। और आपको पढ़ाया गया है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु पर हो और दूसरी प्लेट है वो दूसरे बिंदु पर हो, तो इस तरीके का संयोजन बनता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो अपन ने क्या किए, ये P1 प्लेट को सभी P1 प्लेट से और ये P2 प्लेट है वो P2 प्लेट से जोड़ दी और इस संयोजन को अपन ने ये एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये तो अपन पढ़ चुके हैं बच्चों प्रीवियस क्लास में। अब जैसे ही V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ आवेश Q आएगा, तो इधर Q1 इधर Q2 और इधर Q3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अपन पढ़ चुके हैं कि अगर ये बिंदु X और ये बिंदु Y है तो इसका जो विभव है वो भी आपको V मिलेगा और इसका जो विभव है वो भी आपको V मिलेगा। ऐसे ही इसका जो विभव है वो भी आप क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। तो अपन पढ़ के आए हैं कि आपका जो समांतर क्रम संयोजन जो होता है उस समांतर क्रम संयोजन में Q है वो तो होता है असमान और V है वो होता है आपका एक समान। डायग्राम में देख भी रहे हैं कि Q की वैल्यू तो असमान है और V की वैल्यू एक समान है। तो आपने लिखा Q1 और Q1 लिखा प्रथम संधारित्र पर आवेश। जैसे आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो ये आवेश क्या होंगे, ये संधारित्र क्या होंगे, आवेशित, और उसके कारण Q1 आवेश आ गया जिसको अपन C1 इंटू V लिख सकते हैं और फॉर्मूला यूज में लिया Q CV का। ऐसे ही Q2 लिखोगे वो आप लिखोगे द्वितीय संधारित्र पर आवेश और इसको अपन लिख सकते हैं C2V। Q3 तृतीय संधारित्र पर आवेश और इसको लिख दिया C3V। अब अपन ने कहा कि जब इनको जोड़ा तो एक संधारित्र बना और उस एक संधारित्र को अपन ने नाम दे दिया तुल्य संधारित्र और इस तुल्य संधारित्र की धारिता C इक्विवेलेंट मान ली और इसको अपन ने ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये V वोल्ट है, इसकी तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट है, इसका विभव V है और इस पे आवेश Q मान लिया। तो Q बराबर लिख सकते हैं तुल्य संधारित्र पर आवेश और इस तुल्य संधारित्र का आवेश अपन लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V और ये C इक्विवेलेंट किसका है, समांतर क्रम का, इसलिए पैरेलल लिख दिया अपन ने। अब आप यहां से ये कह सकते हो कि ये जो Q है इन तीनों योग के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको अगर आप हल करोगे तो हल करने में पता चला कि यहाँ पर जो Q है उस Q की जगह तो लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट V, ये C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से V कट गया और यहां से निकल कर आया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों ये आपका क्या आया है,
समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र आ गया आपके पास। सिंपल है बच्चों। क्या किया आपने, पहले संयोजन का डायग्राम बनाया, उसमें देखा कि तीनों संधारित्र के आपका आवेश अलग अलग है, तो तीनों का आवेश निकाल लिया, फिर उसको अपन ने इसमें रखा तो सोल्व करने पे ये आ गया। अब आप यहां से फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के तुल्य होती है। क्या किया बच्चों आपने ये कहा कि C इक्विवेलेंट जो आएगा किसमें, पैरेलल में, वो सभी संधारित्र पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, ऐसे लास्ट की Cn, उनकी धारिताओं के योग के बराबर होता है। याद रखना, श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम का योग था और समांतर क्रम में अपना डायरेक्ट योग है। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन फर्स्ट पॉइंट में तो ये पढ़ चुके हैं कि आपका जो C इक्विवेलेंट है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि आपका जो C इक्विवेलेंट अपन निकालते हैं वो बड़ा होता है C1 से भी, C इक्विवेलेंट बड़ा होता है C2 से भी, C इक्विवेलेंट बड़ा होता है C3 से भी। ऐसे ही C इक्विवेलेंट है वो बड़ा मिलेगा Cn से भी। एक एग्जांपल देख लो इस पे बेस्ड। एग्जांपल में अपन को ये कहा गया है कि ये आपके पास कोई तीन संधारित्र है, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड। इनको किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम संयोजन में। अब समांतर क्रम संयोजन में अगर जोड़ोगे तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास C इक्विवेलेंट जो पैरेलल आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, और C3 होगा तो आप यहां से कह सकते हो कि 5 प्लस 6 प्लस 10 और यहां से 21 माइक्रोफैरड निकल कर आया। अब आप इसको देखोगे तो C इक्विवेलेंट है वो इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। ऐसे ही अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करोगे तो आता है n एक समान संधारित्र के लिए। अब n एक समान संधारित्र का मीनिंग क्या है कि अपन एक संधारित्र लें और उसी के एक समान, जैसे अगर कोई n संधारित्र लें
तो आपको यहाँ कह दिया कि C1 बराबर है C2 बराबर है C3, ऐसे Cn बराबर मिलेगा C। तो आप यहाँ से C इक्विवेलेंट पैरेलल निकालोगे तो C प्लस C प्लस C, ऐसे ही कितनी बार जोड़ोगे, n बार। तो अपन पर क्या है कि श्रेणी क्रम में भी n बार जोड़ा था, तो ये हो जाएगा n इंटू C, C इक्विवेलेंट P जो आपके पास है वो ये आ गई। इसको आप लिख सकते हो n गुणा एक संधारित्र की धारिता। तो बच्चों क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि सर श्रेणी क्रम संधारित्र में जो धारिता है वो n टाइम्स कम हो रही थी, पर आपका जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें धारिता क्या हो गई, n टाइम्स बढ़ गई, और बढ़ गई तो इस धारिता को नाम दिया जाता है आपका अधिकतम धारिता। तो श्रेणी क्रम में तो न्यूनतम धारिता मिलती है और समांतर क्रम में अधिकतम धारिता। तो न्यूनतम तो होती है C/n और अधिकतम होती है वो आपके पास क्या होता है n/c। तो आप यहाँ से एक नोट लिख सकते हो और नोट में ये बोल सकते हो कि सर C मैक्स अपॉन C मिनिमम वो मिलेगा अपन को n/c अपॉन में C/n, C से C तो कट गया और ये आ गया n²। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी याद रखना। ऐसे ही अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करोगे तो फोर्थ पॉइंट में आप कह सकते हो कि यहाँ जो V है वो एक समान होता है और जो Q है वो आपका क्या होता है, असमान होता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग ये है आपका कि अगर अपन सभी संधारित्रों पर विभव का अनुपात निकालें तो ये अपन को मिलेगा 1:1:1:1। और वहीं अगर Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3:Qn निकालें तो आप लिखोगे C1b C2b C3b ऐसे Cnb। और देखो v तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आया C1 रेशियो C2 रेशियो C3:Cn। तो बच्चों वहां रेसिप्रोकल में थे और यहाँ आपके पास क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। इस पे बेस्ड आप एक एग्जांपल कर सकते हो। एग्जांपल में आपको ये बोला गया है कि ये आपके पास कोई 3 संधारित्र हैं, टू माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, और इनको अपन ने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब आपको बोला है कि ज्ञात करना है, ज्ञात करो। फर्स्ट है प्रत्येक संधारित्र पर विभव। दूसरा पॉइंट बोला है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। और तीसरा पॉइंट बोला है तुल्य धारिता। यानी कि ये अपन को 3 चीजें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब 1 बाय 1 अगर अपन इनको सोल्व करें तो पहला पॉइंट है कि कौन सा संयोजन है। देखो कि ये सभी प्लस से जुड़े हुए, ये प्लेट सबसे माइनस है, यानी कि दिया गया संयोजन समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन है तो आप लिख सकते हो कि V नियत होता है, और V नियत है तो आपका V1
इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। यानी कि इन सभी का विभव लिख सकते हैं अपन 10 वोल्ट। ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी समांतर क्रम संयोजन है तो आपके पास जितने भी संधारित्र जुड़े हुए होते हैं वो दो कॉमन पॉइंट के बीच में होते हैं, इसलिए उनके बीच का जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले का विभव V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 ले, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 वो 10 रेशियो 10 रेशियो 10 आया, जो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 के इक्वल है। ऐसे दूसरा लिखें कि Q अगर बात करें तो Q क्या होता है आपका असमान, और असमान होगा तो आप लिख सकते हो Q1, यानी कि इसका अभी इसको लिख सकते हो C1 इंटू V। C1 2 इंटू 10 की पावर -6 और V आपको इसका दे दिया 10, तो यहां से अपन कह सकते हैं 20 माइक्रोकूलम आ गया। ऐसे ही अगर आप Q2 की वैल्यू निकालोगे तो ये लिखोगे C2V, और C2V में C2 3 है 10 की पावर -6 इंटू 10, यहां से आ गया 30 माइक्रोकूलम आपके पास। ऐसे अपन कह सकते हैं Q3 C3V, और C3V में C की वैल्यू 6 है और इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्यों कर रहे हैं बच्चों, माइक्रोवाट आ रहा है इसलिए, और इंटू आपके पास कितना 10, यहां से आ गया 60 माइक्रोकूलम। अब अगर आप यहां से देखो तो इनका अनुपात निकालो बच्चों, तो देखो इनका अनुपात अगर अपन निकालते हैं तो इनका जो अनुपात है अपने पास वो निकल कर आया Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, और ये आपके पास है 20:30:60। 10 से डिवाइड करते हैं तो 2:3:6, 2 तो C1 है, 3 C2 है और ये आपका C3 है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यही अगर आपको Q टोटल भी पूछ लेगा तो Q टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो 20 प्लस 30 प्लस 60 और ये हो गया 110 माइक्रोकूलम। थर्ड पॉइंट में आपको पूछा है C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होती है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल, C1 2 प्लस 3 प्लस 6, यहां से लिख सकते हैं 11 माइक्रोफैराड। तो बच्चों ये आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपने ये कहा कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभव का अनुपात है वो तो 1:1:1 होता है। देखो 1:1:1। आवेश का अनुपात है वो C1 रेशियो C2 रेशियो C3। देखो यहाँ पे आपके पास C1 रेशियो C2 रेशियो C3 आया। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समांतर क्रम संयोजन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, आपका फिफ्थ पॉइंट आता है और फिफ्थ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसमें ये कहा गया कि ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें ये इसकी P1 प्लेट है और ये इसकी P2 प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बीच में असमान क्षेत्रफल लिया गया और मोटाई एक समान ली गई। तो अपन ने कोई 3 माध्यम लिए जिसमें पहले माध्यम का क्षेत्रफल तो A1 है और पराविद्युतांक कितना एप्सिलॉन R1 है, यानी इसको नाम दे दिया अपन ने माध्यम फर्स्ट। ऐसे ही ये आपका माध्यम सेकंड लिया गया है जो ब्लैक लाइन से बना रखा अपन ने, जिसका क्षेत्रफल तो A2 और मोटाई है और पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2 लिया गया है, और ये आपका माध्यम थर्ड है।
अब अगर बच्चों आप इसको गौर से देखोगे तो अगर मैं इस ए पॉइंट पर प्लस और बी पॉइंट पर माइनस जोड़ूं तो आप देखोगे कि अगर यहाँ प्लस लगाएं तो इस पूरी प्लेट पे प्लस होगा, यानी कि ये आपका प्लस है, ये भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। ऐसे ही अगर इस प्लेट पर माइनस लगाया जाए तो यहाँ आएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब आपको पता है कि सर माध्यम रखेंगे तो धारिता भी अलग अलग होगी, तो अपन ने मान लिया कि जो माध्यम फर्स्ट है वो आपका फट्टम संधारित्र का काम कर रहा है, और इस फट्टम संधारित्र की धारिता C1 मान ली, जिसको अपन लिख सकते हैं A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन में D। कौन सा सूत्र काम में लिया बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र जानते हैं, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। उसी सूत्र के आधार पे C1 लिख दिया। इसे अपन ने कहा कि ये आपका द्वितीय संधारित्र बन रहा है, और ये द्वितीय संधारित्र बनेगा कौन? माध्यम सेकेंड। तो आप कह सकते हो कि सर इसकी धारिता अगर C2 लें तो इसका क्षेत्रफल A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में कितना आ गया D। ऐसे अगर ये माध्यम थर्ड है वो आपका तृतीय संधारित्र की तरह अगर काम करे तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो धारिता C3 आएगी वो A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में क्या लिख सकते हो? D लिख सकते हो। अब देखो पहले संधारित्र की, दूसरे की, तीसरे की पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई है और नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन के तुल्य होगी, और समांतर क्रम संयोजन के तुल्य हो गई तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि ये आपका पहला संधारित्र है, ये आपका दूसरा संधारित्र है, और ये आपका तीसरा संधारित्र है। ये C1, ये C2 और C3। यहां से आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्विवेलेंट इसकी इस पूरी व्यवस्था की मान ली C इक्विवेलेंट आई, तो आप कह सकते हो C1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन में D प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में D प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में D। इसमें से आप एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लो, तो यहाँ से A1 एप्सिलॉन R1, A2 एप्सिलॉन R2, A3 एप्सिलॉन R3। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर अलग अलग माध्यम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की अलग अलग क्षेत्रफल में रखे गए हैं तो वो व्यवस्था किसकी तरह काम करेगी? समांतर क्रम संयोजन की तरह काम करेगी। अब इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है? अब देखो बच्चों, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं, और प्रॉब्लम में आपके पास गिवन है कि ये आपकी कोई एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है ऐसे, और बोला गया है कि ये आपका निर्वात है और यहां आपका माध्यम है, और उस माध्यम की परावैद्युता एप्सिलॉन R1 है। अब बोला है कि संयोग तुल्य धारिता की
गणना कीजिए। मैंने आपको ये बोला कि ये जो संयोजन है वो संयोजन किस तरीके से है, इसको माध्यम दिखाने के लिए चलो देखो ये लाइनें भी खींच देते हैं कि आपको ये बताना है कि इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी। तो आप इसको देख सकते हो कि अगर अपन ये दूरी डी लें तो निर्वात भी डी दूरी में है और माध्यम भी डी दूरी में। पर अगर अपन देखें तो इस प्लेट का क्षेत्रफल तो a/2 और इसका भी क्या है a/2, क्योंकि अपन को कहा 20 से अपन ने डिवाइड किया है। तो आप कह सकते हो कि ये तो बन गया आपका पट्टम संधारित्र और ये पट्टम संधारित्र है तो इसकी धारिता C1 ले ली, इसका क्षेत्रफल तो a/2 है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात का पराविद्युतांक कितना लेते हैं 1 अपॉन में इसको क्या लिख दिया d। यहां से ये निकल कर आ गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2d। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये निर्वात की निकाल दी। ऐसे अपन ने कह दिया कि ये द्वितीय संधारित्र है और ये द्वितीय संधारित्र है तो आप कह सकते हो इसकी धारिता को C2 लूं तो क्षेत्रफल तो a/2 एप्सिलॉन नॉट और इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r दे दिया, दूरी कितनी है d। तो आप इसको लिख सकते हो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में 2d। तो क्या किया आपने, इस भाग की धारिता निकाल ली और इस भाग की धारिता निकाल ली। अब भाई अपन ने पढ़ा कि क्षेत्रफल अलग अलग हो तो वो संयोजन किसकी तरह काम करता है, समांतर क्रम की। तो अपन कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। C1 आपका a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d प्लस a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई 2d। इसमें से अपन ने a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d कॉमन लिया तो यहाँ आया 1 प्लस एप्सिलॉन r। अब अगर आप बच्चों देखोगे तो इस एप्सिलॉन इसको पूरे को c लिख सकते हैं या c निर्वात, तो c निर्वात अपॉन में 2 1 प्लस एप्सिलॉन r। ये आपके पास इस संयोजन की धारिता आ गई। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, याद रख लोगे। 2 पॉइंट है, अगर अलग अलग दूरी में है तब तो श्रेणी क्रम संयोजन बढ़ेगा और अगर एक ही दूरी में है और क्षेत्रफल अलग अलग है तो क्या बढ़ेगा, समांतर क्रम संयोजन बढ़ेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की प्रैक्टिस करा दी है कि श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन को कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।